हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सी सेट के बारे में। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि कितने क्वेश्चंस किए जाएं, क्या चीज़ पढ़ी जाए जिससे प्रॉब्लम ना हो, टाइम भी कम लगे और क्वालिफाई भी कर जाएं। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेते हैं सी सेट के बारे में। तो सी सेट जो है वो आपका 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ यूपीएससी के प्रीलिम्स में एज ए जीएस पेपर 2। अगर आप देखते होंगे तो जीएस पेपर 2 एज ए इंट्रोड्यूस होता है आपका 2011 में। 2011 से 2014 तक जो आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ बनता था, मेरिट जो होती थी, वो सीसैट और जीएस के नंबर्स को जोड़ के होता था। ठीक है, 2014 के बाद में सीसैट का जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग हो गया। अब यहाँ क्वालिफाइंग में जो रिक्वायरमेंट है वो आपको 33% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, 33% मार्क की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन ये आता है 33% किसका? तो सीसैट में जो ओवरऑल आपके, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि टोटल मार्क्स होता है आपका 200। तो 80 क्वेश्चंस हैं 200 नंबर के। अगर मैं कहूं एक क्वेश्चन की बात, तो एक क्वेश्चन जो है आपका वो 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगेन बैक टू क्वालिफाइंग की बात हुई थी कि 33% चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। अगर ये क्वेश्चंस के टर्म में बात किया जाए तो अगर आप 27 क्वेश्चन सही करते हैं, 27 क्वेश्चन सही करके आते हैं, अब 27 क्वेश्चन मीन्स आपका टोटल 27 सही होना चाहिए नेगेटिव हटाने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 27 सही कर दो और 27 गलत कर दो। बात क्लियर हो रही है? तो 27 अगर आपके सही हैं तो आप सीसैट का क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर में आपका 66.66 मार्क्स अगर आप टोटल आते हैं तो आप सीसैट का पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि 27 आप सही हो रहा है और 2 गलत हो रहा है। अगर एक भी गलत हो गया 27 सही होने के बावजूद तो भी आप पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सीसैट के पेपर में आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। अब 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही में से, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो सही में से आपका 0.83 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आप देखिए 27 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो लगभग 66.66 या 67.5 मार्क्स आपको टोटल मिलते हैं। लेकिन अगर उसी में से एक आपने गलत कर दिया, लेट अस सपोज 28 आपने टोटल किया है, 27 आपने सही किए और एक आपने गलत कर दिया, तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो 66.66 से कम हो जाएगा और आप पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था सीसैट को लेके। अब हम बात करें कि भाई ये 27 क्वेश्चन कहां से किए जाएं। तो 27 क्वेश्चन जो है वो कहां से किए जाएं, तो सीसैट जो है वो हमारा यूपीएससी का सीसैट बेसिकली जो आपका पेपर आता है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। जो पहला सेगमेंट है वो आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम बेसिक मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है अप टू 10th लेवल। बात क्लियर हो रही है? दूसरा है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, तार्किक क्षमता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन। अब यहां अगेन आपको ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग के लिए कितने चाहिए? 27 सही होने चाहिए। अगर हम बात करें पिछले 5 साल की तो ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन आपका, 30 से 32 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा जाता है और 28 से 30 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाता है। मैं ऑन एन एवरेज की बात ये कर रहा हूं। ठीक है, किसी साल कॉम्प्रिहेंशन से आपका 26 पूछा गया है तो यहां से आपका 22 पूछ लिया गया है, किसी साल यहां से 18 पूछा गया है तो यहां से 34 पूछा गया है। बात क्लियर हो रही है इतनी? ठीक है, बात करें कि भाई अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो अप्रोच यहां पर मेरी अप्रोच, लेट अस सपोज मैं यूपीएससी के एग्जाम देने गया हूं सीसैट का, मेरी अप्रोच किसी और से अलग हो सकती है। क्योंकि भाई हाईएस्ट ऐसा नहीं है कि 80 में 80 लाके कोई मैं तीर मार रहा हूं। 80 में 80 में तीर लाके लेट अस सपोज मैंने 40 घंटे पढ़े, लेकिन जरूरत 27 की थी। अगर मैं वो 10 घंटे में ला सकता था तो 30 घंटे मैंने एक तरीके से अपने, मैं कहूंगा मेरे टर्म में कि मैंने वेस्ट किए।
क्योंकि जीएस का सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है। अगर वो 30 घंटे मैंने जीएस पे स्पेंड किए होते तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मुझे प्री या मेंस में आगे जा चलकर मिलता। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो सीसैट की अप्रोच है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ऐसा नहीं है कि सिमिलर एक पर्सन की अप्रोच दूसरे पर्सन के बराबर हो जाए, ठीक है। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ कि भाई कोई ऐसा है जो कि मैथ्स में अच्छा है, वो मैथ्स स्ट्रांग है उसको ये लगता है कि 20 क्वेश्चन अगर मैथ्स के पूछे जा रहे हैं तो 18 तो सही करके आएगा ही। अब देखिए 20 में से अगर वो 18 सही कर रहा है तो 60 में से उसको केवल 9 क्वेश्चन चाहिए अब, और जो 18 सही कर रहा है ये माना जाता है कि रीजनिंग कंपैरेटिवली उसके लिए आसान है। 9 क्वेश्चन वो आसानी से आपका वहां से कर सकता है, तो उसको कॉम्प्रिहेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है या मैथ्स से वो डरते हैं। अगर आप मैथ्स से प्रॉब्लम है, मैथ्स में डरते हैं, तो आप टोटली मैथ्स हटा सकते हो। आप मैथ्स ना करके भी इजीली आप अपना सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो। भाई देखिए 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। अगर कोई रीजनिंग में स्ट्रांग है तो केवल एक सेगमेंट करके आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो। सेम चीज कोई कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रांग है तो एक सेगमेंट करके आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अब रीजनिंग की बात की जाए तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि जनरल टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। सीसेट में क्वेश्चन उस हिसाब से पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन दिखने में तो आसान होते हैं लेकिन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका नॉलेज कितना है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो बहुत सारे लोगों को कॉम्प्रिहेंशन आसान लगता है, बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है। बट जनरली अगर मैं अपनी बात करूं तो तीनों पोर्शन में मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका थोड़ा सा टायरी है, या आप कह लीजिए कि थकावट वाला है। आप 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन अगर लगातार कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, 3 से 4 के बाद में कि आपका माइंड ब्लॉक हो गया है, आप कुछ जो है आगे समझ नहीं पा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन में पहली चीज़ कि कॉम्प्रिहेंशन के लोग सोचते हैं कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से पढ़ा जाए, कॉम्प्रिहेंशन में की कोचिंग कौन सी अच्छी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के सामने। मैं बेसिकली 2 सेगमेंट आपको कराऊंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन में अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात अगर करूं तो आप जब जीएस पढ़ते हो 9 पेपर आपको मेंस में देने हैं। कॉम्प्रिहेंशन का एक ही उद्देश्य है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। रीडिंग स्किल को जानने के लिए कॉम्प्रिहेंशन आपका पूछा गया है। अब जब मैं रीडिंग स्किल की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे में आप एक 200 पेज की नॉवेल खत्म कर रहे हो। रीडिंग स्किल का मतलब ये है कि आप चीजों को पढ़कर अपने शब्दों में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मैं यूपीएससी के जीएस की भी बात करूं, जब आप मेंस में चीजें लिखनी होती हैं तो यही कहा जाता है कि टॉपिक को आप एनालिसिस कीजिए, टॉपिक का आप विश्लेषण कीजिए और उसको अपने टर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। सेम मकसद कॉम्प्रिहेंशन का है। तो आप यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहां कुछ नया आना है आपके लिए। कॉम्प्रिहेंशन में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में तो आपके इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन उठ के चला आता है। अब यही चीजें जब आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट का एक बड़ा सेगमेंट आपको प्रीलिम्स में पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स क्या सिचुएशंस हैं, कैसे उनको अच्छा किया जाए, या एजुकेशन रिलेटेड अगेन प्री और मेंस दोनों में पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन में आप देखोगे कि जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं उनसे सीधा सीधा एक एक पैसेज पूछ लिया जाता है। या फिर आपके जो मैगजीन्स हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट मैगजीन है, जैसे आपकी योजना है, कुरुक्षेत्र है, वहां से आप पाओगे कि डायरेक्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको कहा कि 27 चाहिए। अगर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक सेगमेंट को आप अपना स्ट्रांग करो, रखो, कोई भी तीनों में से कोई भी एक सेगमेंट आप अपना स्ट्रांग रखो। इसका मतलब ये नहीं है बाकी दोनों आप छोड़ दो, बाकी किसी एक में आप एवरेज रहो, एक को स्ट्रांग रखो, एक में अगर आप एवरेज हो तो आपका सीसेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस सेगमेंट में यहां पर स्ट्रांग हैं, किस सेगमेंट में वीक हैं, किसको आप एवरेज रख सकते हैं। वहां मैंने कहा कि चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी।
यहाँ एक चीज़ मैं और डिस्कस कर दूं कि जब आप सिलेबस देखते हैं तो एक फोर्थ पोर्शन आपको और मिलता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, संप्रेषण। वहाँ पर आपका क्या है कि यूपीएससी का जो सी साइड का पेपर है उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो आपका स्टेट पीएससी का है, चाहे आप उत्तर प्रदेश दे रहे हो चाहे आप मध्य प्रदेश दे रहे हो, वहाँ के सी सेट में आप देखोगे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल से आते हैं। तो जब हम यूपीएससी के सी सेट की बात करेंगे तो बेसिक हमारा जो 3 सेगमेंट होगा, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ डीआई भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा विपणन। तो डीआई जो है वो कहीं अलग से सेगमेंट नहीं है, डीआई जो है वो आपका बेसिक मैथ्स है। डीआई के लिए बेसिक मैथ्स के आपको 3 टॉपिक्स जानने की रिक्वायरमेंट है। पहला है आपका परसेंटेज, दूसरा है आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड थर्ड है आपका एवरेज। अगर ये 3 टॉपिक आप जानते हैं अच्छे से तो आपको डीआई में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक एक पार्ट को लेके कि भाई बेसिक मैथ्स में किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, रीजनिंग में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, अगर बेसिक मैथ्स किसी का स्ट्रांग है तो उसको अप्रोच कैसी होनी चाहिए, रीजनिंग का स्ट्रांग है तो अप्रोच कैसी होनी चाहिए, या एवरेज है तो अप्रोच कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सी सेट के लिए किताब कौन सी अच्छी है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मार्केट में आज की तारीख में कोई भी स्पेसिफिक किताब ऐसी नहीं है जो सी सेट की प्रिपरेशन करवाए या सी सेट लेवल के क्वेश्चन मिले। कारण क्या है कि सी सेट में जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये 2 सेगमेंट, मैथ्स और रीजनिंग, ये एसएससी और बैंकिंग दोनों को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। कुछ टॉपिक्स एसएससी से उठाए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स बैंकिंग से उठाए जाते हैं। अब यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ कि जो सी सेट का पेपर है वो एसएससी से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और बैंकिंग से थोड़ा सा आसान होता है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग एसएससी की किताब लेके या तो कोई टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं या तो बैंकिंग की किताब लेके तैयारी कर रहे होते हैं। आपको करना क्या है कि भाई पिछले 9-10 साल का सी सेट का पेपर आपके पास अवेलेबल है, तो सी सेट की तैयारी स्टार्ट करने से पहले, और वो बड़ा इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, हर साल का 2011 से आप डालेंगे, 11 से लेके 19 तक बड़ा इजीली अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप उन पेपर्स को उठाइए, एक बार उन पेपर्स के थ्रू गो थ्रू होइए, आपको रियलाइज होगा कि कुछ एक पर्टिकुलर कोई सा टॉपिक आप लीजिए जिसमें आप समझते हो कि आप स्ट्रांग हैं, और फिर आप देखिए कि आप सी सेट में उस टॉपिक में कितना अच्छा कर रहे हैं या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि भाई आपकी तैयारी और सी सेट के पेपर क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है या कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। उस हिसाब से या उस डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी को मोड़िए। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप